नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, आज की कहानी वेयरवुल्फ का दूसरा और आखिरी भाग है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लीजिए, तभी आप इस कहानी का पूरा आनंद उठा पाएंगे। और अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। और इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम जतिन है और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। मैं एक ऐसे केस पर काम कर रहा था जिसमें बहुत से राज थे, जिसका खुलना इस केस के लिए बहुत ज़रूरी था। इस केस को लेकर मेरे मन में बहुत से सवाल थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे इन सभी सवालों का जवाब चाहिए था, इसलिए मैं ऑफिस से सीधा डेनियल के पास चला गया और जाकर डेनियल से इन सवालों का जवाब मांगने लगा। मैंने डेनियल से पूछा कि अगर ये वेयरवुल्फ है तो वेयरवुल्फ सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही भेड़िए में बदलता है, लेकिन जिस रात को उस भेड़िए ने हम पर हमला किया था वो रात पूर्णिमा का नहीं था। इसका मतलब शायद ये वेयरवुल्फ नहीं है। लेकिन कोई भी भेड़िया इतना समझदार और इतना तेज हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। सच सच बताइए मिस्टर डेनियल कि माजरा क्या है, ये केस की सच्चाई क्या है। तब डेनियल ने कहा, जो भी मेरे पास जानकारी थी वह मुझे उस फाइल से मिली थी। इसके अलावा मेरे पास इस केस से जुड़ी और कोई भी जानकारी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक खबर आई थी कि किडनैपर ने इस शहर के मेयर को फ़ोन करके अपनी मांग रखी है और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन न चलाया जाए इसकी धमकी भी दी है। फिर मैंने पूछा, उस किडनैपर की क्या मांग है? तब डेनियल ने कहा, उस किडनैपर की मांग अजीबोगरीब है। वह चाहता है कि उस जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची फेंसिंग बनाई जाए ताकि उस जंगल में कोई भी जा ना सके। और वह चाहता है कि इस जंगल को वर्ल्ड मैप से भी हटा दिया जाए। यही उसकी मांग है। लेकिन जतिन जी, यह जंगल सिर्फ हमारे देश से नहीं लगता, यह जंगल आसपास के देशों से भी लगते हैं। इसलिए इस काम को करना इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगता है। और उस किडनैपर ने इस काम को शुरू करने के लिए हमें सिर्फ 2 दिन का ही समय दिया है। फिर मैंने कहा, कोई भी किडनैपर ऐसी डिमांड क्यों करेगा? इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? तब डेनियल ने कहा, यह मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा, अब हमें उस जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से करना होगा। तब डेनियल ने कहा, जतिन जी, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने हमें इस केस से हटा दिया है। यह केस अब अमेरिकन आर्मी के हाथ में चली गई है। यह सुनकर मैंने हैरानी से कहा, अमेरिकन आर्मी? अमेरिकन आर्मी यहाँ कब आएगी? तब डेनियल ने कहा, कल सुबह आएगी। फिर मैंने सोचते हुए कहा, इसका मतलब सिर्फ 24 घंटे हमारे पास हैं। इन 24 घंटों में हमें एक और रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा। तब डेनियल ने कहा, जतिन जी, मैं नहीं चल सकता, मुझे बहुत सी चोटें आई हैं, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस ऑपरेशन को मैं अकेले ही अंजाम तक पहुंचाऊंगा। फिर मैंने डेनियल को गुड बाय कहा और हॉस्पिटल से डेनियल के ऑफिस के आर्म सेक्शन में चला गया। वहां जाकर मैंने घातक हथियार, विस्फोटक बम और ज़रूरी के बाकी सारे सामान को अपने साथ ले लिया और उस जंगल के लिए निकल गया। कुछ समय बाद मैं उस जंगल में पहुंच गया। पहले मुझे उस लोकेशन तक पहुंचना था जहां से फ़ोन करके पुलिस को बंदी होने की खबर दी गई थी। मैं उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा।
दिन का समय था, इसलिए इतना डरने की बात नहीं थी। फिर भी मैं पूरी तरीके से चौकन्ना था। कुछ समय चलने के बाद मैं उसी लोकेशन के बहुत करीब पहुंच गया। मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और दूरबीन की मदद से लकड़ियों से बने उस छोटे से घर को देखने लगा। वहाँ मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा, वह पूरा घर खाली था। मैं पेड़ से उतरा और उस घर में पहुँच गया। फिर मैंने उस घर की अच्छे से जांच की तो मुझे उस घर में उसी भेड़िए का बाल मिला, जिससे मुझे यह अंदाज़ा हो गया कि वह भेड़िया इस घर के अंदर आया था। उस घर पर किसी भी इंसान का खून का कतरा तक नहीं दिखा। इसका मतलब वह भेड़िया उस किडनैपर का पालतू है या फिर वह किडनैपर ही भेड़िया है। फिर मैं उस घर से बाहर निकलकर घर के आसपास छानबीन करने लगा। तभी मुझे वहाँ कुछ कदमों के निशान मिले जो एक दिशा की तरफ जा रहे थे। मैं उन कदमों का पीछा करते हुए उसी दिशा की तरफ जाने लगा। मैं समझ चुका था कि जो लोग किडनैप हुए थे ये उन्हीं के कदमों के निशान हैं। उस किडनैपर ने अपना अड्डा बदल दिया है। फिर मैं उन कदमों का पीछा करने लगा, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद वो कदमों के निशान गायब हो गए। मैं वहीं पर जहां कदमों के निशान गायब हुए थे उसी जगह के आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करने लगा। तभी मुझे एक पेड़ पर एक स्टिकर लगा मिला जो शायद किसी किडनैप हुए व्यक्ति ने अपने लोकेशन को बताने के लिए वहां चिपकाए होंगे। उसी पेड़ के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरे पेड़ पर भी वैसे ही स्टिकर चिपकाए गए थे जो एक दिशा को दर्शा रहे थे। मैं उस दिशा की तरफ जाता उससे पहले ही मैंने उस भेड़िए को फंसाने के लिए वहां जाल बिछाना शुरू किया। मैंने जाल को रस्सियों की मदद से इस तरह से फंसाए कि अगर वह भेड़िया वहां आ जाए तो उस जाल में आसानी से फंस जाए। और मैंने छोटे धमाके करने वाले लैंडमाइन को ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में दबा दिए। मैंने लैंडमाइन कहाँ लगाए थे यह मुझे याद रहे, इसके लिए मैंने उन सभी लगाए गए लैंडमाइन के पास निशानी के तौर पर छोटे छोटे पत्थर रख दिए थे। मैंने चाकू और पिस्टल अलग अलग पेड़ों पर छिपाकर फंसा दिए ताकि अगर मेरे पास कोई हथियार ना रहे तो मैं वहां से ले सकूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। अब मुझे उस भेड़िए को यहाँ तक लाना था, लेकिन कैसे लाऊं यह मैं सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि उस भेड़िया को यहाँ तक कैसे लाना है। उसके बाद वो स्टिकर जिस दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे मैं उसी दिशा की तरफ जाने लगा। कुछ दूरी चलने के बाद मुझे मेरे सामने एक छोटा सा लकड़ियों का बना एक घर दिखा, जहां मुझे रस्सियों से बंधे कुछ लोग दिखे जो बहुत परेशान दिख रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मदद के लिए मुझे अपने पास बुलाने लगे। मैंने उस घर के आसपास देखा तो वहां पर कोई भी किडनैपर नहीं था। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि वह किडनैपर किसी काम के लिए यहाँ से गया होगा। मैं दौड़कर उस घर की तरफ जाने लगा। मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह किडनैपर वापस आ जाए। मैं दौड़ ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक जाल में पड़ गया और मैं उस जाल में फंस गया। वो जाल हवा में लटक गई और रस्सियों की मदद से झूलने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक काले रंग का भेड़िया बाहर निकला और वह मुझे घूर कर देखने लगा। कुछ देर तक वो मुझे घूरता रहा, उसके बाद वह ज़मीन पर लौटने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे समझ में आ गया कि इसने मेरा शिकार किया है और ज़मीन में लौटकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। मुझको ऐसा फंसा देखकर हंस रहा है। ऐसे ही तो जानवर अपनी खुशी जाहिर करते हैं।
मैंने तुरंत अपने पैर से एक तेज धार चाकू बाहर निकाला और उस जाल को काट दिया और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। मुझे ऐसा करता देख वो भेड़िया जमीन में लौटना बंद करके वहीं खड़ा हो गया। मैंने तुरंत उसकी तरफ तेज रफ्तार से चाकू फेंक दिया। मेरे चाकू फेंकने की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन उससे भी तेज वो भेड़िया था। उसने उस चाकू के ऊपर से मुझ पर छलांग लगा दिया और वो चाकू उसके नीचे से निकल गई। वो हवा में उड़ते हुए मुझ तक पहुंचने ही वाला था कि तभी मैंने अपने शरीर को पीछे की तरफ लेटाया और अपने दूसरे पैर से एक चाकू निकालकर उसके पेट पर चला दिया। पेट कटने की वजह से उसका खून मेरे चेहरे पर गिरा और वो भेड़िया मेरे ऊपर से होते हुए मेरे पीछे जा गिरा। उसके बाद मैं मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा हो गया। जब मेरी नज़र उसके चोट वाली जगह पर गई तो उसके हीलिंग पावर को देखकर मैं हैरान हो गया। उसके घाव बहुत तेज़ी से भर गए और वह दूसरे पल ही उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं चाकू को हाथ में लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह भेड़िया बिल्कुल अपनी जगह पर शांत खड़ा था। तभी अचानक से मेरी पीठ पर एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा टकराया और मैं हवा में उड़ते हुए उस भेड़िए के पैरों पर जा गिरा। मुझे इतना समझ में आ चुका था कि यहाँ पर बहुत सारे जाल उस भेड़िए ने मेरे लिए बिछाए हैं। फिर उस भेड़िए ने मेरे बाजू को अपने जबड़े में फंसाया और घुमाकर दूर फेंक दिया। उसके इस ताकत को देखकर मैं बहुत हैरान था। मुझे काफ़ी चोट आई थी, फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए वहीं एक पेड़ के सहारे अपनी पीठ को लगाकर बैठ गया और उस भेड़िए को देखने लगा। तब वह भेड़िया मेरे सामने इंसानी रूप में बदलने लगा। उसके इस बदलाव को देखकर मैं अचंभे में था। वह धीरे धीरे इंसान बनते जा रहा था और कुछ ही सेकंडों में वह पूरी तरीके से इंसानी रूप में आ गया। वह 20 से 22 साल का जवान और खूबसूरत युवक दिख रहा था। वह चलते हुए मेरे पास आया और मेरे चेहरे पर एक तेज मुक्का मारा। मुक्के के पड़ने की वजह से मैं ज़मीन पर दूसरी तरफ गिर गया। फिर उसने मेरे हाथों और पैरों को बांध दिया और मुझको अपने कंधों में उठाकर उस घर में ले जाकर फेंक दिया। मैंने जितने भी हथियार अपने पास रखे थे उसने सभी हथियारों को ले लिया और उसे जंगल में दूर फेंक दिया। फिर उसने शांत होकर मुझसे कहा, क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैं अचंभे में था। इतना कुछ हो गया, लेकिन उसके चेहरे में एक सिकन तक नहीं आई और कितने आराम से मुझसे चाय और कॉफ़ी पूछ रहा है। मैंने कहा, चाय पीऊँगा। तब उसने कहा, मुझे पता था तुम चाय ही पियोगे। फिर वो चाय बनाते हुए मुझसे बातें करने लगा। वैसे तुम बहुत तेज हो, तुम्हारी शक्तियाँ किसी आम इंसान से कहीं ज़्यादा है, इसका राज बता सकते हो? तब मैंने कहा, तुम्हारी शक्ति भी तो बेमिसाल है। मेरे पास भी कुछ सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? वो भेड़िया मानव मुस्कुराते हुए मेरी तरफ पलटा और कहा, बहुत चालाक हो तुम। चलो ठीक है, कुछ सवाल तुम पूछो और कुछ सवाल मैं पूछता हूँ। तब मैंने कहा, वैसे तो सभी तुमको वेयरवुल्फ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्तियाँ वेयरवुल्फ से कहीं ज़्यादा है। हर वेयरवुल्फ किसी श्राप या फिर किसी भेड़िया के दंश की वजह से बनते हैं, लेकिन तुम मुझे किसी श्राप से बंधे नहीं लगते, ना ही तुम किसी भेड़िया के दंश की वजह से वेयरवुल्फ बने हो। तो मुझे ये जानना है कि तुम वेयरवुल्फ कैसे बने, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ कैसे आई? तब उसने कहा,
वेयरवुल्फ का होना एक किंवदंती है, लेकिन कुछ पागल वैज्ञानिक इस किंवदंती को सच करना चाहते थे। तुम जानना चाहते हो ना कि मेरी शक्तियाँ किसी भी किंवदंती वाले वेयरवुल्फ से ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ। जब मैं छोटा था तब कुछ लोग इस जंगल में आए और उन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरे भाई बहन को मार दिया और मुझे पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले गए। भले ही मैं उस समय जानवर था, मेरे पास इंसानों के जैसे बुद्धि नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर भी तो फीलिंग थी। मेरे अपने जब मेरे सामने मर रहे थे, मुझे भी तो दुख हुआ था, मुझे भी तो दर्द हो रहा था। उस दिन हम कितना खुश थे, लेकिन एक ही पल में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी उन इंसानों ने। 4 साल तक मेरे शरीर के साथ अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। मेरे जीन और डीएनए को अलग अलग केमिकल के साथ मिलाकर दवा तैयार किया जाने लगा और उस दवा को इंसानों को दिया जाने लगा ताकि इंसान मानव भेड़िए में बदल जाएं। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तब एक पागल वैज्ञानिक ने गुस्से में झल्लाकर उसी दवा में इंसानों के जीन और डीएनए को मिलाकर एक दूसरा दवा तैयार किया और उस दवा को मेरे शरीर में इंजर्ट कर दिया। उसके बाद मेरे शरीर में बदलाव होने लगे। मेरा दिमाग इतना विकसित हो गया कि मैं इंसानों की तरह सोचने समझने लगा और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी इंसानों के शरीर जैसे बदलने लगा। यह शक्ति मेरे लिए बहुत अनोखी थी। इन शक्तियों के साथ मुझे जीना अच्छा लगने लगा। इन्हीं शक्तियों की मदद से मैं उस लैब के 8 वैज्ञानिकों को मारकर वहाँ से भाग निकला और अपने घर इस जंगल में आ गया। लेकिन जब मैं जंगल में आया तो जंगल की हालत बहुत बुरी थी। ये जंगल पहले जैसा नहीं रह गया था। मैं इस जंगल को पहले जैसा बनाना चाहता था, इसलिए मैं इंसानों को इस जंगल से दूर रखने की कोशिश करने लगा ताकि इंसान जंगल का शोषण ना कर सकें, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचा सकें। मैं इस जंगल के चारों तरफ एक फेंसिंग बनाना चाहता हूं ताकि कोई भी इंसान जंगल में ना आ सके और यहाँ के वन्य जीव सुकून से रह सकें और इस जंगल में फिर से पहले जैसे प्रकृति का सुंदर स्वरूप खिल सके। वैसे अब तुम बताओ कि तुम्हारी शक्तियाँ और इंसानों से ज़्यादा क्यों हैं? तब मैंने कहा, मैं फॉरेस्ट रेंजर हूँ। मेरा काम जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करना है। एक वेंडिगो गांव पर हमला कर रहा था। फिर मैंने गांव वालों को बचाने के लिए उस वेंडिगो को मार दिया, जिसकी वजह से उस वेंडिगो की कुछ शक्तियाँ मेरे शरीर के अंदर आ गई। उसके बाद मेरी शक्तियाँ हर आम आदमी से ज़्यादा हो गई। तब उस भेड़िया मानव ने कहा, अच्छा तो ये बात है। जब इस जंगल के चारों तरफ फेंसिंग हो जाएगा या जंगल पूरे तरीके से सुरक्षित हो जाएगा, तब मैं इन सभी लोगों के साथ तुमको भी छोड़ दूंगा। तब तक तुम्हें यहाँ बंदी बनकर रहना पड़ेगा। यह बोलकर वह न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगा। मैं बस उसको टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। मैं एक मौके की तलाश में था। मैं यही सोच रहा था कि जैसे यह मानव भेड़िया इस घर से बाहर जाएगा, वैसे ही मैं इन सभी लोगों को आज़ाद करा के यहाँ से निकल जाऊँगा। कुछ घंटों के बाद रात हो गई। वो भेड़िया मानव उस घर से जंगल में चला गया। फिर मैं एक खुरदुरे लकड़ी पर हाथों में बंधे रस्सी को घिसने लगा। कुछ मिनटों की कोशिश करने के बाद वो रस्सी कट गई और मेरे हाथ खुल गए। फिर मैंने उन लोगों की रस्सी खोली जो वहाँ बंधी थे। मैं उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया। अब मैं वहीं पर आ गया जहाँ पर मैंने उस भेड़िया को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। मैंने उन लोगों को वहाँ बीचों बीच खड़ा कर दिया और कहा, कुछ भी हो जाए,
लेकिन यहाँ से मत हिलना, क्योंकि मैंने चारों तरफ लैंड माइन बिछा कर रखा है। मेरी बातों को सुनकर वो लोग डर गए और वहीं सर नीचे करके बैठ गए। अब मैं उस भेड़िया का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय के बाद वही भेड़िया इंसानी रूप में मेरे पास आने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आते आते दौड़ने लगा। उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। तभी उस भेड़िया मानव का लैंड माइन पर पैर पड़ने की वजह से एक धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। जब वो धुआं हटा तो मेरे सामने कोई इंसान नहीं था। वो काले रंग का भेड़िया खड़ा था। उस भेड़िया ने एक जोरदार हुंकार भरी और मेरी तरफ एक छलांग लगा दिया। यह देखकर मैंने तुरंत उस पर गोली चला दी, जो उसके शरीर पर जाकर लगी, लेकिन फिर भी उसने मुझको ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे कंधों को बुरी तरीके से काटने लगा। दर्द से मेरी चीख निकल गई, लेकिन उसने मुझ पर रहम नहीं किया। वो भेड़िया मेरे कंधों को अपने जबड़ों से काटता रहा। तब मैंने पूरी ताकत से अपने दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ फोल्ड किया और अपने दोनों पैरों को उस भेड़िया के पेट में फंसाकर एक झटके से उस भेड़िया को अपने से दूर फेंक दिया। फिर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि इसको कैसे हराऊं। मैंने जो गोलियां उसको मारी थी, उस गोली से कोई भी वेयरवुल्फ मर जाता, क्योंकि वो गोलियां चांदी की थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैं चौकन्ना होकर उस भेड़िया को देखने लगा। वो भेड़िया भी बड़ी सावधानी से मुझको देखे जा रहा था। तभी उसने मुझ पर एक छलांग मारी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, मैं उस भेड़िया को लेकर लैंड माइन पर कूद गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उस जोरदार धमाके के साथ मैं और वो भेड़िया एक दिशा की तरफ उड़कर गिरे। तभी पेड़ में फंसा जाल तेजी से हम पर गिरने लगा। मैं तुरंत पलटकर कुछ दूर चला गया और उस जाल में वो भेड़िया फंस गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उठा और उस भेड़िया मानव से कहा, ये मत सोचना कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। देखो, मैंने अकेले ही तुम्हें हरा दिया। तुम्हारे पास हीलिंग पावर है, तो ये मत सोचना कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तुम्हें मारने के बहुत तरीके हैं, वो तुम भी जानते हो। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुमको जिंदा ज़मीन में दफना सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम नेचर से बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इस नेचर को बचाने के लिए जो रास्ता अपनाए हो वो गलत है। तुम इस नेचर को बचाने के लिए कितने लोगों को मारोगे? इनमें से कोई ना कोई तुम्हें मार ही देगा। अगर सच में तुम नेचर को बचाना चाहते हो तो तुम इंसानों को समझाओ कि नेचर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उन्हें नेचर की सुरक्षा करना सिखाओ। ऐसा करने से सिर्फ ये जंगल ही नहीं, और भी जंगल बच जाएंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु बच जाएंगे। क्या तुम ऐसा करने की ताकत रखते हो? मेरी ऐसी बातों को सुनकर वो भेड़िया इंसानी रूप में बदल गया और मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उसे जाल से बाहर निकाला। फिर मैं और किडनैप हुए सभी आदमी वहाँ से जाने लगे। आखिरी बार मैंने उस भेड़िया मानव को पलटकर देखा। वो इंसान भेड़िया बनकर उसी जंगल में दौड़ते हुए कहीं गायब हो गया, और फिर हम सभी उस जंगल से बाहर आ गए। वो भेड़िया मानव कहीं ना कहीं सही था,
क्योंकि हम इंसान अपने सुख सुविधा के लिए प्रकृति का हनन करते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, प्रकृति का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है।